इमरान खान साहब पे गद्दारी का केस बन रहा है और बड़ा खौफनाक केस बन रहा है। इसके साथ साथ जो फ़ौज ने एक आखिरी मरतबा डंडा करवा दिया, अब दोबारा फ़ौज नहीं कहेगी हुकूमत को और अदलिया को फ़ौज का डंडा क्या है, ये भी हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। और जो अतर मिनल्ला साहब का भूंड है वो मसलसल भुर कर रहा है। अब इसका नतीजा क्या निकलेगा और गवर्नमेंट उस पर क्या रिस्पांस करना चाहती है, ये भी हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। और फैसल वाडा साहब ने इंकशाफ किया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लग रही है, क्या वाकई लग रही है या नहीं, ये भी आज के व्लॉग में आपको बताया जाएगा। फ़र्क साहब हमारे साथ हैं, सवाल करते रहेंगे, मैं जवाब देता रहूँगा। लेकिन उस तरफ से आने से पहले मेरी फिर आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, नीचे बटन है उसको प्रेस करें और साथ जो बेल आइकन है ना, घंटी का निशान, उसको भी प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन आता रहे। और यही सबसे बड़ी मदद है जो आप हमारी कर सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़रूख अब्बास, न्यूट्रल बाय जावेद चौधरी में। रोज़ की तरह आज भी हमारे पास कुछ बहुत बड़ी खबरें मौजूद हैं। सबसे पहली खबर हमारी कि एक इन्वेस्टिगेशन होने जा रही है, FIA के थ्रू हो रही है और ये हो किसके ख़िलाफ़ रही है? तहरीक इंसाफ इमरान खान, और इसमें कुछ मखसूस लोग शामिल हैं। डिटेल्स इसकी आपको जावेद चौधरी साहब बताएंगे अभी इसमें क्या हुआ है। और इसके अलावा फ़ौज ने बहुत सख्त मौक़िफ़ अपना अख्तियार कर लिया है। किस बारे में, ये डिटेल जानिएगा आगे हमारे व्लॉग में। तो जॉय साहब, आपको वेलकम कहते हैं प्रोग्राम में। जी, मोस्ट वेलकम जनाब सर। अच्छा, मुझे बताइएगा सर, ये ट्विटर एक्स जो अकाउंट है इमरान खान का, इसके हवाले से क्या बड़ा होने जा रहा है? अब बेसिकली ये एक ट्रैप है जिसमें इमरान खान साहब फंस गए हैं और मेरा ख्याल है इमरान खान साहब को कुछ लोगों ने फंसा दिया है। और ये जो इमरान खान साहब का कैजुअल सा वे होता है ना, बंदा पूछे कि जी क्या शेर अफ्जल मरवत साहब को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन बना देना चाहिए, वो कहते हैं हाँ बना देना चाहिए। फिर ये दूसरा बंदा आ जाता है, जी क्या वकास अकरम साहब को बना दे, वो कहते हैं जी बना दिया जाए। फिर उसे कहा जाता है जी इन सबको निकाल के तो हम सोच रहे हैं कि असद कैसे साहब को बना दो, कहते हैं उनको भी बना दें सारा, और या इसको शामिल कर लें या इसको निकाल लें। तो एक कैजुअल वे है इमरान खान साहब का जिसमें वो गलतियों पे गलतियां करते चले जाते हैं। उनका ख्याल ये होता है कि कोई मसला नहीं है, गलती है ना, उसको ठीक कर लेंगे। लेकिन ये जो है ना, ये बड़ा बम था जिसको मेरा ख्याल उन्होंने लात मार दी। उससे पहले 9 मई का वाक़या था और जब अदालत में गए थे, आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, तो उसमें इमरान खान साहब ने कह दिया तो मैं तो अंदर था जी, मेरे वर्कर से बाहर निकले, उन्होंने क्या किया मुझे तो पता ही नहीं है। फिर ऑडियो टेप्स कुछ आ गई जिसमें वो कह रहे हैं कि जनाब आज़म स्वाति साहब से रब्ता करें और ये होना चाहिए वो, और वो सिर्फ एक छोटी सी रिकॉर्डिंग थी। उसके बाद बहुत सारी रिकॉर्डिंग्स हैं जो इस्टेब्लिशमेंट के पास हैं, IB के पास भी हैं, और ये रिकॉर्डिंग जो है ना IB ने की थी, ये मैं आपको बता रहा हूँ। और उसमें बाकायदा उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं कि किसको कहाँ जाना चाहिए, किधर क्या करना चाहिए, क्या सूरत हाल है, कितनी आगे लगाई गई हैं, कितनी गाड़ियाँ चली हैं, किसने कहाँ पे अटैक किया है। वो सारी की सारी जो ऑडियोज़ हैं वो सिर्फ उसका एक ट्रेलर चला था उस वक्त, जबकि बाकी सारी इस्टेब्लिशमेंट के पास हैं। और इमरान खान साहब को ये पता ही नहीं था कि जो फ़ोन वो इस्तेमाल कर रहे हैं वो तो रिकॉर्डिंग पे है सारा। बहरहाल उसके बाद वो एक कैजुअल वे, फिर वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में गए। तो जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा जी कि देखें मुझे जब दोबारा गिरफ्तार करेंगे तो फिर यही होगा। तो उनका एक कैजुअल वे है। इसी कैजुअल वे में वो इंटरव्यूज़ देते चले जा रहे हैं और जो हर इंटरव्यू है वो जेल से जा रहा है और इस्टेब्लिशमेंट या रियासत या गवर्नमेंट जो है उसको आसानी से चुप करके बर्दाश्त कर रही है, देखी जा रही है कि कहाँ तक ये जाते हैं। उससे नुकसान इमरान खान साहब को ये हुआ कि उनका अंट खुल गया, उनका हौसला बुलंद हो गया कि ये तो मुझे कुछ कहते ही नहीं है और मैं सब कुछ कर सकता हूँ और मैं जहाँ चाहूँ मैसेज दे सकता हूँ, और मैसेज जो रिसीव होता है और उसके बाद वो काम भी होता है। उस रो में बहते बहते उन्होंने वो गलती कर दी जो मेरा नहीं ख्याल का इस्टेब्लिशमेंट कभी बर्दाश्त करेगी। 1971 पाकिस्तान की हिस्ट्री में और अफवाज पाकिस्तान की हिस्ट्री में एक ऐसा ब्लैक स्पॉट है जिसे ना गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ओन करती है ना इस्टेब्लिशमेंट उसको ओन करती है, बल्कि ये आज भी अगर आप जनरल याया की बात करेंगे तो जो अफवाज पाकिस्तान के लोग हैं वो मुँह दूसरी तरफ कर लेते हैं, या उनसे कहा जाए ना कि 1971 में क्या हुआ था तो उनके ऊपर सख्ता तारी हो जाता है, या उनको ये कहा जाए कि जो ढाका के पलटन मैदान में हुआ था वो आपने क्या किया था। तो इस पर हमेशा वो शर्मिंदा हो जाते हैं और इसे वो अपने लिए गाली समझते हैं। तो वो एक ऐसा ब्लैक स्पॉट है कि जिसको हम छेड़ कह सकते हैं कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट की, हमारी फ़ौज की छेड़ है जिसे वो बर्दाश्त नहीं करते। तो इमरान खान साहब बढ़ते उन्होंने 1971 को छेड़ दिया, जो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान के अंदर एक्सेप्टेबल था। कोई एक भी शख्स पाकिस्तान के अंदर नहीं है ऐसा जो ये कहे कि 1971 का वाक़या ठीक हुआ है या शेख मुजीबुर रहमान ने ठीक किया था या उसमें हमारी अफवाज पाकिस्तान को कोई कसूर था। क्योंकि जब भी बात की जाती है तो कभी भुट्टो को कसूरवार करार दिया जाता है, कभी याह्या खान और उनके साथियों को करार दिया जाता है, अफवाज पाकिस्तान को साइड पे किया जाता है कि हमारे सिपाही तो बहुत ज़्यादा बहादुरी से लड़े थे और उसमें निशान अदर मिला था लोगों को। और साथ साथ जो उस वक्त जो उनके सुप्रीम कमांडर थे ना इंडिया के, मानिक शाह,
और उससे उसके बारे में मानिक शाह बहादुर उन्होंने बहुत ज़्यादा तारीफ़ की पाकिस्तानी फ़ौज की कि क्या बात है उनकी कि हर तरफ से उन्हें यरगमाल बनाया हुआ था, उन्हें हमने घेरा हुआ था, लेकिन इसके बावजूद जिस बहादुरी से वो लड़े, मैं उनको सलाम पेश करता हूँ। उनके बड़े इंटरव्यूज़ हैं। तो जब अफवाज पाकिस्तान को कहा जाता है तो फ़ौज इस पर बड़ा बुरा बनाती है। तो इमरान खान साहब वो गलती कर बैठे हैं जो उन्हें नहीं करनी चाहिए थे। अब जो इंक्वायरी है उसमें 4 लोगों को नामजद किया गया। गौहर खान साहब जो तरदीद कर चुके हैं कि ये नहीं होना चाहिए था। उमर अयूब साहब जिनका व्यू गौहर खान के साथ है और वो जाके जब उनसे पूछा जाएगा तो इमरान खान साहब की साइड नहीं लेंगे। मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, ये दोनों जो होंगे इमरान खान साहब के मौक़िफ़ से अपने आप को डिस्टेंट कर लेंगे सर, ये उस फासले पे चले जाएंगे। और रऊफ़ हसन साहब जो है उनसे गलती हुई कि उन्होंने परसों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते जिसमें उन्होंने ऑन कर लिया इसको, और जब ऑन कर लिया तो अब वो भी सर्कल के अंदर आ गए हैं। जबकि कल काशिफ अब्बासी के शो में उन्होंने कहा मैंने तो वीडियो देखी नहीं थी। भाई अगर आपने वीडियो देखी नहीं थी तो आप जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसके अंदर आप उसकी एडवोकेसी कैसे कर रहे थे, आप उसकी दलाइल कैसे दे रहे थे, आप उसको ऑन कैसे कर रहे थे। तो रऊफ़ हसन साहब को कल महसूस हुआ कि ये तो मैं फंस गया हूँ, ये तो कि ऐसे फेस के अंदर दाखिल हो गया हूँ जहाँ से मेरा निकलना अब मुश्किल हो गया हुआ है। तो ये एक ऐसी गलती है, ये पूरा एटम बम है जिसके ऊपर आपने ठुड्डा मार दिया, और इसमें से मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान साहब बचेंगे। अब जो सवालनामा तैयार हो रहा है वो 14-15 सवाल हैं, और उन सवाल के जब जवाब देंगे इमरान खान साहब तो ट्रैप में आ जाएंगे, फंस जाएंगे। बस उसमें पहला सवाल ये है कि क्या ये ट्वीट क्या ये अकाउंट आपका है? तो इमरान खान साहब को इसे मानना पड़ेगा, ऑन करना पड़ेगा, क्योंकि ये सबसे बड़ा ट्विटर अकाउंट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, जिसके अंदर 2 करोड़ 7 लाख लोग हैं। तो 20.7 मिलियन लोग इसके सब्सक्राइबर हैं और उन्होंने फॉलो किया हुआ है इमरान खान साहब को। तो इतना बड़ा पेज जिसके अंदर इमरान खान साहब की पुरानी ट्वीट्स हैं, और आज तक इमरान खान साहब ने तरदीद नहीं की कि जी ये मेरा अकाउंट नहीं है, इमरान खान साहब ने उसको ऑन किया है, तो उन्हें मानना पड़ेगा जी मेरा अकाउंट है। फिर अगला सवाल ये होगा कि क्या इसे आप खुद ऑपरेट कर रहे हैं या कोई और ऑपरेट कर रहा है। अब यहाँ पर बड़ा ट्रिकी सवाल है। अगर इमरान खान साहब ये कहते हैं कि मैं ऑपरेट कर रहा हूँ तो फिर तो फंस जाएंगे कि जनाब आपके पास तो जेल के अंदर मोबाइल फ़ोन नहीं है, तो आपने इसको कैसे ऑपरेट किया। और अगर वो ये कहते हैं कि मैं ये ऑपरेट नहीं कर रहा तो ब्लू टिक है। तो ब्लू टिक जो है कोई भी अकाउंट वो कोई और कैसे ऑपरेट कर सकता है, वैसे मैं वो इलीगल है। आपसे यहाँ पे आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है ये कहाँ से ऑपरेट हो रहा है? मेरा ख्याल ये है कि अमेरिका से ऑपरेट हो रहा है, क्योंकि जो लोग ये कह रहे हैं। लेकिन ये एक चीज़ है जो थोड़ी सी जो मशकूक चीज़ है वो ये है कि हमारे जो इदारे हैं उनके पास अब ऐसी डिवाइसेस हैं कि जिससे वो ये डिस्कवर कर लेते हैं कि कहाँ से ये ऑपरेट हुआ है, या ये जो अपलोडिंग हुई है कहाँ से हुई है, और इनके पास कुछ इन्होंने अरेंजमेंट कर लिया है सारा। और ट्विटर से भी पूछा जा सकता है, और ट्विटर भी पाबंद है अगर कोई स्टेट उसके साथ पूछे और वहाँ पे वाकई जुर्म हुआ हो। बिल्कुल ऐसे ना जैसे एक शख्स को कत्ल कर दिया है किसी ने, ट्विटर के ऊपर वीडियो लगा दी है और वो ज़ाहिर है फिर कानूनी जुर्म है, तो उनसे पूछा जा सकता है कि जनाब इसके अंदर कातिल है और एक मकतूल है, तो ये बताएं कि कहाँ से ये ट्वीट अपलोड हुई है। तो ट्विटर बताता है बिल्कुल। अगर स्टेट इसमें खुद पूछे तो ट्विटर इस चीज़ का जवाब मेरा ख्याल है उसको जवाब देगा, वो पाबंद है। और अगर ये साबित हो गया कि जेल के अंदर से हुआ है तो फिर तो इमरान खान साहब फंस गए, और वो अगर आज इनकार करते हैं तो कल वो झूठे साबित हो जाएंगे, तो ये केस बन जाएगा। और अब अगर ये अमेरिका से ऑपरेट हो रहा है तो ये उससे बड़ा जुर्म है कि आप एक पाकिस्तानी लीडर हैं और आपका एक अकाउंट है पर्सनल जो ब्लू टिक है और अमेरिका से ऑपरेट हो रहा है, तो अमेरिका से कैसे ऑपरेट हो सकता है ये? ठीक है, तो ये एक इट्सेल्फ एक जुर्म है, फिर आप फंस जाएंगे। और उससे बाद अगला ये सवाल होगा कि अगर आप ये इसको ऑपरेट नहीं कर रहे तो फिर कौन है जिसको आपने ऑथोराइज किया है कि वो ऑपरेट करे? आपको जवाब देना पड़ेगा। आप ये तो नहीं कह सकते कि जी मेरा अकाउंट फ्री फॉर ऑल है, कोई भी उसके ऊपर ऑपरेट कर सकता है, तो ये मुमकिन नहीं होगा। आपको फिर वो नाम देना पड़ेगा कि आपने किसको अलाउ किया है। फिर उसके बाद अगला सवाल होगा कि जब आपने अलाउ किया था तो कब अलाउ किया था और किस किस्म का मटेरियल वो इसके ऊपर अपलोड कर सकता है, अब इसका जवाब भी देना पड़ेगा। फिर उनसे पूछा जाएगा कि ये जो वीडियो है क्या आपके नोटिस में थी? तो अब इमरान खान साहब अगर ये कहते हैं कि मेरे नोटिस में नहीं थी तो फिर उनसे कहा जाएगा कि जनाब ये पिछले 8 दिनों से या 6 दिनों से या 5 दिनों से ये अपलोड हुई है, 26 तारीख को ये अपलोड हुई है, तो जब आपके नोटिस में आ गया, आपकी पार्टी के नोटिस में आ गया, फिर लोगों ने आपको बताया, तो आपने इसको ऑफलोड क्यों नहीं करवाया, आपने उसे क्यों नहीं उतरवाया वहाँ से? तो अब इमरान खान साहब को ये भी जवाब देना पड़ेगा। और अब ये कहते हैं कि जी मैं ऑन करता हूँ इसको, मेरी वीडियो है, तो फिर भी फंस जाएंगे। तो ये एक ऐसा ट्रैप होगा 12-14 सवालों का कि जिसमें से इमरान खान साहब का बचना नामुमकिन होगा। फैसल वाड़ा साहब ने कल दावा किया और हमारे शो में दावा किया, उन्होंने कहा कि ये एक ऐसा जुर्म है जिसके ऊपर इनकी पार्टी बैन हो सकती है। और क्योंकि इससे पहले 2 मिसालें हैं, TLP बैन हुई
और उसके साथ साथ एम जो लंदन है वो बैन हुई उसके ऊपर, और इसी टाइप का मवाद था, बल्कि इससे कम लीथल बयान था। उसमें तो उन्होंने शेख मुजीबुर रहमान को सच्चा साबित ही नहीं किया था, उसे महब वतन साबित ही नहीं किया था, और अफवाज पाकिस्तान को उन्होंने एक डिक्लेयर ही नहीं किया था कि उन्होंने पाकिस्तान तोड़ा है। जबकि इमरान खान साहब की जो वीडियो आप देख लें वो तो बड़ी टिल्टेड है, वो ये साबित कर रही है कि जी शेख मुजीबुर रहमान का तो कसूर ही कोई नहीं था, ये तो सारे का सारा मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट थी उस वक्त की जिसने पाकिस्तान तोड़ दिया था, उनके गलत फैसले थे और उन्होंने उनका मैंडेट तस्लीम नहीं किया था, जिस वजह से। फिर उसके साथ आपने एक पोस्टर लगाया वो गद्दार कौन, और उसके अंदर 3 तस्वीरें लगाई हुई, जनरल बाजवा की, जनरल आसम मुनीर की और जनरल याहिया खान की। इसका मतलब ये हुआ कि आपने इन दोनों जर्नलों, दोनों आर्मी चीफ्स को भी जनरल याहिया के कैटेगरी में डाल दिया। तो ये इमरान खान साहब के लिए बड़ा खौफनाक सूरत हाल हो जाएगी। और जी मैं फैसल वाडा की इस बात से इत्तफाक करता हूँ कि ये प्रॉपर मसाला इसके अंदर मौजूद है कि इमरान खान साहब के ऊपर आर्टिकल 6 लग जाए, और ये पहले शख्स होंगे पाकिस्तान की हिस्ट्री में जिनके ऊपर आर्टिकल 6 का मुकदमा चलेगा, और उसके साथ साथ जो है पार्टी बैन हो जाए, या फिर उनको हमेशा के लिए बैन कर दिया जाए कि इमरान खान साहब का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं आइंदा, और ये पार्टी जो है अब फ्री होगी जिसमें इमरान खान साहब का कोई अमल दखल नहीं होगा। तो ये ख़तरनाक सूरत हाल होगी, और मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान साहब इस ट्रैप से अब बच सकेंगे, ये फंस गए हैं। मतलब ये एक ऐसी हड्डी है जैसे ना उगल सकते हैं ना निगल सकते हैं, क्योंकि अगर हाँ करते हैं तो तब भी फंसते हैं, डायरेक्टली एलिगेशन में आ जाएंगे, और ना करते हैं तो अकाउंट सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, जो सबसे ऑफिशियल या लीथल अकाउंट है इस वक्त पीटीआई के पास, जहां से वो यकीन कर सकते हैं कि ये पीटीआई की पॉलिसी होगी। सिर्फ इमरान खान साहब का नैरेटिव वहाँ पे चलता है पार्टी का। लेकिन ये एक चीज़ याद रखिए कि ये जो ख्वाजा हारिस साहब से मिल रहे हैं ना, वो बज़ाहिर ऐसे लगता है जैसे नैब का केस है जिसकी वजह से ख्वाजा हारिस साहब तक एक्सेस ली उन्होंने कि जी उनको बुलाएं, मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि इमरान खान साहब इस मामले में उनके साथ मशवरा करेंगे कि अब ये बताएं कि इसमें से वे आउट क्या है। अच्छा, एक इसमें छोटा सा ज़मीनी क्वेश्चन मैं आपसे करना चाहता हूँ। आपने खान साहब की पूरी डिटेल बताई। खान साहब का ये जो एक्ट होता है, बड़ा कैजुअल एक्ट जो आपने बताया कि जो शुरू से लेकर आखिर तक हम देखते आ रहे हैं, बड़ा इजी लाइट लेते हैं चीज़ों को, ये डेलिब्रेट तो नहीं होता कहीं? नहीं, उनकी आदत है ये, वो बड़ी पिक्चर में जाकर ही देखते, डिटेल्स में नहीं जाकर देखते। कुछ पर्सनैलिटीज़ होती हैं ना, वो बस ऊपर से देख के ना बस वो फैसला कर लेते हैं। बल्कि इमरान खान साहब के बारे में ये भी मशहूर था कि जो सबसे आखिर में इमरान खान साहब से मिलता था, पॉलिसी उसी की चलती थी, बात उसी की चलती थी। बल्कि हमारे एक दोस्त हैं जो ताहिर जावेद साहब, अमेरिकन बिजनेसमैन है, आपने यकीनन नाम सुना होगा उनका, कुछ एडवाइज़र भी रहे हैं कुछ अर्सा के टेकर गवर्नमेंट में। इमरान खान साहब के साथ उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात थे। तो उस वक्त यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर जो उनकी कैबिनेट थी इमरान खान साहब की, उसके अंदर एक वज़ीर थे जिनके पास 3-4 पोर्टफोलियोज थे, और वो बड़े बिजनेसमैन हैं कराची के। तो वो ताहिर जावेद साहब उनके पास गए और उन्होंने बातों में बताया कि ये जी क्या बात कर रहे हैं, ये इनको पता ही कुछ नहीं है, ये भी आपने पोर्टफोलियो उनको दे दिया, तो ये मेरा ख्याल है आपको सोचना चाहिए। उसी वक्त उन्होंने फ़ोन उठा के फौरी तौर पे जो अपना PS था उसको कहा कि इससे ये पोर्टफोलियो वापस ले लें, यानी सेकंड्स में। और ताहिर जावेद साहब को हैरान कर दिया उन्होंने कि एक बंदा आपका वजीर है, उसके पास एक पोर्टफोलियो है, एक बंदे ने बात की और आपने उसी वक्त टेलीफोन पे कहा कि इससे पोर्टफोलियो ले लो, और अगले दिन नोटिफिकेशन जारी हो गया उसका। तो इमरान खान साहब का एक कैजुअल वे है, तो उनके पास चलते चलते कोई भी कुछ शख्स भी कह देता था वो उसको तस्लीम कर लेते थे। इसी वजह से उनके मैक्सिमम प्रॉब्लम्स आए कि चलते चलते उन्होंने फैसला कर लिया रिहाम खान के साथ शादी कर ली, फिर चलते चलते फैसला कर लिया कि मुहर्रम के अंदर हो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो गई। फिर चलते चलते कह दिया, ये फैसला कर लिया कि जी उस साइड पे APS के स्टूडेंट्स की लाशें पड़ी हुई हैं, चलो हम यहाँ पे वलीमा कर लेते हैं, कुछ हमारे पास 2-4 दिन फालतू हैं। फिर इसी तरह चलते चलते वो बुशरा बीबी से शादी कर ली और इद्दत को देखा ही नहीं कि इद्दत का भी कोई प्रॉब्लम है। फिर इसी तरह फैसला कर लिया कि ठीक है, निकाह ठीक गलत हो गया तो एक नया निकाह करते हैं। तो ये उनका एक कैजुअल वे है जिसकी वजह से वो फंसते चले जाते हैं, और इसी कैजुअल वे की वजह से अक्सर यू टर्न्स की भी उन पे इल्जाम लगते हैं। कोई जल्दी का फैसला होता है तो वापस ले लेते हैं। कुछ अरसे बाद जब उनको फील होता है कि काम गड़बड़ हो गया, 35 पेंचर तो मैं साबित नहीं कर सकता, तो वो कहते हैं सियासी बयान है। तो अभी आप देखिएगा इससे भी यू टर्न लेने की कोशिश करेंगे वो, इस ट्वीट जो है ना, ट्वीट जो एक क्राइसिस है। लेकिन इस बार मुझे नहीं लगता कि बच सकेंगे, क्योंकि 9 मई का बहुत खौफनाक काम था, ये उससे भी डबल, इसको आप 1000 से मल्टीप्लाई कर दें जो खान साहब ने कर दिया। हैरत की बात है अभी तक वो ट्वीट मौजूद है। ट्वीट मौजूद है, ठीक, लेकिन ये डिलीट करेंगे, लेकिन उस वक्त तक फ़ायदा कोई नहीं होगा इसका। अच्छा चलें, अब अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। फौज का बहुत सख्त बयानिया सामने आ गया, ये 8वीं मरतबा आया है, लेकिन इस दफ़ा कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है और जिस तरह की मैंने खबर देखी है तो मामला बहुत सीरियस लग रहा है। असल में ना एक फ्रस्ट्रेशन बढ़ता चला जा रहा है फ़ौज की तरफ से, और उसकी बुनियादी वजह यह है कि जब 9 मई का वाक़या हुआ था तो उस वक्त ज़ाहिर गिरफ्तारियाँ हुई,
फिर अदालतों के अंदर गया, फिर हुकूमत पाकिस्तान ने अलाउ कर दिया कि मिलिट्री कोर्ट्स बन सकती हैं। फिर उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अदालतों में चली गई, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी गई और वहाँ पे एक बेंच बना और उसने मिलिट्री कोर्ट्स को अलाउ नहीं किया। और फिर उसके बाद नज़रसानी दरख्वास्त हुई, उसके अंदर फिर स्टे आर्डर हुआ, फिर स्टे आर्डर वकेट हुआ, फिर रुक गया, फिर चलता रहा। और अब जो स्टेटस है वो ये है कि मिलिट्री कोर्ट्स भी हैं और उन्होंने फ़ैसले भी किए हुए हैं, लेकिन वो फ़ैसले अनाउंस नहीं कर सकते। और उनमें से 20 एक लोगों को रिहा करने की इजाज़त भी दे दी गई थी जो अपने घरों में चले गए थे। और इस पर ज़ाहिर फ़ौज के अंदर फ्रस्ट्रेशन है, फ़ौज की बड़ी बेइज्जती है। और पिछले 1 साल से अफवाज पाकिस्तान इतनी पावरफुल होने के बावजूद ना गवर्नमेंट से फ़ैसला करवा पा रही है, ना अदलिया से फ़ैसला करवा पा रही है, और उसमें वो फ्रस्ट्रेशन उनकी बढ़ती चली जा रही है। अब ये 8वीं मरतबा अफवाज पाकिस्तान की तरफ से इस किस्म का बयानिया आया है, लेकिन मेरी इंफॉर्मेशन ये है कि मेरा ख्याल ये लास्ट है। इसके बाद मेरा नहीं ख्याल कि अफवाज पाकिस्तान की तरफ से कोई इस टाइप की धमकी आएगी, क्योंकि अब लोगों ने इसको सीरियस लेना बंद कर दिया है। लोग बल्कि जब ये फार्मेशन कमांडर की ये बात आई थी कल से, तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि जी हर दूसरे दिन इनका यही काम है, बस ये बैठते हैं, उसके बाद 2-4 लाइनें इस टाइप की दे देते हैं कि जी 9 मई के जो लोग हैं, जो ज़िम्मेदार हैं और जो उनके सहूलतकार हैं, जो उनके साथी, उनको नहीं छोड़ा जाएगा और मुल्क इसके बगैर आगे नहीं चल सकता। अलबत्ता इसके अंदर इस मरतबा थोड़ा सा इजाफा ये हुआ कि जब तक इन लोगों का फ़ैसला नहीं होता तो इसी किस्म की शरंगेज़ी होती रहेगी और ये मुल्क इसी तरह यरकमाल बना रहेगा इस साजिशी टोले के खिलाफ की वजह से। तो इस बार थोड़ा सा मसाला तेज़ है, लेकिन मुझे अब यूँ महसूस होता है कि अब जो बॉइलिंग पॉइंट्स तक पानी पहुँच चुका है और अब इससे आगे नहीं जाएगा। और इस दौरान ये काम करना पड़ेगा, या गवर्नमेंट को करना पड़ेगा, कुछ स्पेशल कानून पास करना पड़ेगा उन्हें, या फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को ये अलाउ करना पड़ेगा इनको, क्योंकि अब जो सूरत हाल है वो बड़ी गंभीर होती चली जा रही है। तो अनकरीब मेरा ख्याल है कि शायद जून के महीने में ये सजाएं हो जाएं। मैं चाहूँगा 2 सवालों के ज़रा मुख्तसर थोड़ा सा जवाब रखिएगा सर इसके। एक तो अगर आपको लगता है कि 9 मई के फैसला हो जाएगा जैसे फौज चाह रही है, मेरा ख्याल है जून में हो जाएगा, हो जाएगा। मेरा मैं ज़्यादा लंबा नहीं खींचा। और अगर ये फैसला नहीं होता तो फौज की तरफ से कोई और रिएक्शन आ सकता है? मेरा ख्याल है फिर पार्लियामेंट को एक कानून पास करना पड़ेगा और जिसके अंदर 2/3 मेजॉरिटी के साथ, और हो सकता है उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग भी वोट डाल दें, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ ऐसे लोग हैं कि जो अब इस्टेब्लिशमेंट के या गवर्नमेंट के करीब हैं। तो एक फैक्शन वहाँ पे बन गया हुआ है, तो हो सकता है वो भी वोट दे दे कि जी ठीक है आप सजाएं दें सबको। वीलॉ के एंड में आखिरी ये काली भेड़ें क्या हैं सर? वो अब काली भेड़ें ज़ाहिर है उन्होंने कह दिया प्राइम मिनिस्टर ने, और अब जब उन्होंने कह दिया तो उसके बाद उन्हें महसूस हुआ कि वो जज्बात की रोह में बह के वो ज़्यादा ज़्यादती कर गए हैं कि अदलिया के अंदर काली भेड़ें हैं। और उन्होंने ये नहीं कहा था कि पहली हैं, उन्होंने कहा अभी भी हैं और उनका ज़ाहिर फैसला करना पड़ेगा। तो उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये उठा लिया, जस्टिस जमाल मंदोखेल ने उठाया कि जनाब मैं तो अखबार भी पढ़ता हूँ और टीवी भी देखता हूँ, तो काली भेड़ें जो है, अटॉर्नी जनरल साहब से पूछा जी बताएं आप कौन हैं, और फिर अगर वो हैं तो आप उनके खिलाफ रेफरेंस दायर करें। तो उस पर अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने कहा जी कि वो साबिक हैं, तो जबकि साबिक तो उन्होंने नहीं कहा था, तो लेकिन इसको बारो नहीं किया अदालत ने। और जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि जी आप उनको बताएं कि काली भेड़ें नहीं हैं, यहाँ पे काले भूंड हैं। और अब ये जो काले भूंड है वो बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे चल रहे हैं। अब भूंड 2 किस्म के होते हैं, याद रखिएगा। एक लाहौरी स्लैंग भी है भूंड, वो ऐसे लोगों को, ऐसे लड़कों को कहते हैं जो सारा दिन मोटरसाइकिल पे बैठ के भां 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 करते ख़वातीन के पीछे दौड़ते रहते हैं, उनको भी भूंड कहा जाता है। और ये बड़ा खौफनाक किस्म का स्लैंग है लाहौर के अंदर। आप तो खुद लाहौरी हैं, आपको अंदाज़ा होगा कि वहाँ किन लोगों को भूंड कहा जाता है। भूंड की एक कमाल ये होता है, कोई पीछा नहीं छोड़ता। अगर आपके अटैक कर दिया ना भूंड ने, तो इधर कुर्र करेगा, यहाँ से आप ऐसे ऐसे करेंगे तो इस साइड पे आ जाएगा, इस साइड से होगा आपकी टेंट के ऊपर मंडलाता रहेगा, वहाँ से आप उसको हलाने की कोशिश करेंगे तो आपकी गर्दन पे करेगा। यानी कोई जगह जहाँ पे थोड़ी सी खाली मिलेगी ना, भूंड वहाँ पे अटैक करेगा। और ये जो काले भूंड होते हैं ना, ये होते बड़े ख़तरनाक हैं। अगर आपको कभी लड़े हों, इसको डेमू भी कहते हैं। जी जी। तो पुराने जो बचपन के अंदर ना, यहाँ पे जो गांव में हम वाशरूम के लिए जाते होते थे ना, वाशरूम तो था नहीं होता, खेतों के अंदर जाते होते थे, तो वहाँ पे काले भूंड हमारा इंतज़ार करते होते थे। अच्छा। और वो जो भी करके आते थे ना, बाज़ औक़ात तो ये होता था कि बंदे को अपना काम अधूरा छोड़ के धोती हाथ में पकड़े दौड़ लगानी पड़ती। इस टाइप के वहाँ पे काले भूंड होते थे, और ये होते बड़े खौफनाक हैं, जो पीछा नहीं छोड़ते। तो मिसाल उन्होंने ये दी है कि जनाब हमें काला भूंड समझा जाए कि जो पीछा नहीं छोड़ते, और जहाँ जो चीज़ जगह नंगी नज़र आती है ना, उसके ऊपर अटैक करते हैं, और बंदा धोती उठा के उसको दौड़ना पड़ता है, लेकिन इसके बावजूद जो है उनका असर रहता है। दूसरा, ये भूंड जो होते हैं, इनके
जो डंग होता है उसके अंदर बड़ा जहर होता है। तो जब ये एक दो मरतबा डस लेते हैं ना जी, तो उसके बाद यकीन करें एक तो फूल के कुप्पा हो जाता है बंदा, और फिर बुखार उसको बहुत ज़्यादा होता है, फिर बड़े अरसे तक इंसान को तकलीफ़ होती रहती है, और उसके बाद जो काला भून जहाँ से नज़र आता है बंदा दौड़ लगा देता है, क्योंकि उसे उन नताइज का पता होता है। तो ये अतर मिनल्ला साहब ने जानबूझ के कहा है, हुकूमत पाकिस्तान को ये बताया कि जनाब हमें आप लाइट ले रहे हैं, तो ये काली भेड़ों वाला ज़माना ख़त्म हो गया, अब ये भूनों वाला ज़माना है, और जहाँ हमें खाली जगह मिली वहाँ पे अगर हम डंग मारा ना, तो ना आप उठने के काबिल रह सकेंगे, ना आप बैठने के काबिल रह सकेंगे। तो गवर्नमेंट को वैसे इस चीज़ का की फीलिंग हुई है, वो इसे धमकी समझ रही है। तो अब उन्होंने सोचा है कि अगर इस टाइप का अटैक हो जाता है हमें, तो हमें क्या तदारक करना चाहिए। तो गवर्नमेंट जो है मेरा ख्याल है कोई स्पेशल मैकेनिज़्म क्रिएट कर रही है, या कोई स्पेशल दवाई ईजाद कर रही है कि अगर ऐसा हमला हुआ तो वो क्या करेंगे। तो वैसे वार्निंग अतर मिनल्ला साहब ने उनको दे दी है। तो उसके बाद मेरा नहीं ख्याल कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब कभी काली भेड़ों का नाम लेंगे, क्योंकि उन्हें अंदाज़ा है कि दूसरी साइड पे काले भूंड भी हैं, और अगर वो लड़ गए तो मेरे पास कोई तदारक नहीं होगा उसका। नाज़रीन, आज आपने व्लॉग सुना हमारा, और यकीनन आपने काले भूंडों की पूरी डेफिनेशन सुनी, और अब आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि आपको भी इनसे बच के रहना है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।